राकेश टिकैत का कोई खालिस्तानी कनेक्शन है कि नहीं, इस बारे में सबको अंदेशा था और इस बारे में कहा जा रहा था कि खालिस्तानी एंगल इस आंदोलन से है, क्योंकि यह आंदोलन तो फर्जी है। किसानों के हित के 3 कृषि बिल जिसका विरोध जिस तरह से हुआ और उसमें जिस तरह से गुरु पतवंत सिंह पन्नू की एंट्री हुई तभी माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही कोई खालिस्तानी नाम ले देता था, राकेश टिकैत समेत ये बाकी फर्जी नेता ये चिढ़ जाते थे और कहते थे जी ये जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये तो किसानों को गाली दे रहे हैं, ये तो आतंकवादी बता रहे हैं। और इस तरह से कई बार इन्होंने विरोध भी किया है, लेकिन अब राकेश टिकैत के वो सबूत सामने आए हैं जिसमें वो जूम ऐप के जरिए खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग और उसके समर्थकों के साथ मीटिंग कर रहा है। उसका स्क्रीनशॉट बाकायदा सोशल मीडिया ट्विटर पर वायरल है। और मैं आपको बता दूं, मैंने तो पहले भी कहा था कि ये जो गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग है 7 दिसंबर की, इस मीटिंग के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा ये अंदाजा था और हमने कहा भी था, लेकिन राकेश टिकैत है जो ये कह रहे थे कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, ये तो 2024 तक चलेगा, अभी तो मुद्दे और भी हैं। और ये अगर 3 कृषि बिल वापसी हो गए तो अभी तो एमएसपी है, और एमएसपी के अलावा जब एमएसपी की समिति बनाने की बात आई, इसके अलावा उन्होंने कहा अभी तो बिजली बिल विधेयक है, अभी तो बैंक का विधेयक है। मतलब अभी इन्होंने आगे जितने भी बिल मोदी सरकार लाने वाली है उनको अपनी लिस्ट में डाल रखा है कि हमें इनका विरोध करना है, इनके विरोध के नाम पे आंदोलन को जारी रखना है। यानी एक तरह से राकेश टिकैत एकमात्र ऐसा नेता है जो ये तय कर रखा है जिसने कि 2024 तक इस चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस आंदोलन को खींच के ले जाना है, मोदी के हर देश के हित के काम का विरोध करना है और मोदी के विरोध के नाम पर इस देश में लोगों को भड़काना है, दंगा भड़काने की कोशिश करनी है और जो सुरक्षा बल हैं उनको इतना उकसाना है कि वो बल प्रयोग करें ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। अब जब खालिस्तानी एंगल अभी तक चर्चा में था, सबूत आम पब्लिक में नहीं थे, लेकिन मैंने आपको बताया था गृह मंत्रालय के पास पूरी रिपोर्ट वो है। 7 तारीख में जो ये किसान नेता बुलाए गए हैं जिसमें राकेश टिकैत की तरफ से युद्धवीर सिंह का नाम बताया गया है, इन सबको एक संभावना है कि अमित शाह जी, यूं तो सरकार ने पहले ही 3 कृषि बिल वापसी लेकर एक समझौते की तहत एक अपने आप को झुकाया है। ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री भी ये कहने वाले हैं कि ठीक है भाई, जो एफआईआर वापस लेने की बात आप कर रहे हो, हालांकि वो 55,000 हैं, लेकिन वो राज्यों को निर्देश केंद्र सरकार कर देगी, गृह मंत्री कर देंगे कि भैया जहां जहां मामले हैं उनको वापस ले लिया जाए जो गंभीर धाराओं में ना हो। इसी तरह आरपीएफ को भी ये गृह मंत्रालय लिख सकता है कि जो रेलवे की लाइन को रोककर बैठने वाले जो मुकदमे थे उसमें आरपीएफ के थानों में दर्ज थे, उनको वापस ले लिया जाए। एमएसपी पर समिति बनाने की बात हो गई है, बिजली विधेयक को लागू नहीं करेंगे, ये सरकार ने अंदेशा अपना जता दिया है कि हम ऐसा जो है इसको लागू नहीं करेंगे। और अब जो बात थी मुआवजे की कि जो मृतक हैं 700 की लिस्ट जो बता रहे हैं इनको मुआवजा दिया जाए, उसमें भी केंद्र सरकार अमित शाह के द्वारा ये निर्देश इनको दिया जाएगा, एक संदेश जाएगा कि राज्यों को इसके लिए अधिकृत कर दिया जाएगा कि राज्य सरकार जो मृतक हैं इस आंदोलन के दौरान उनको चाहे तो मुआवजा दे और कितना दे ये भी राज्यों के ऊपर है। केंद्र सरकार इसकी तरफ से ये गाइडलाइन जारी नहीं करेगी। पंजाब ने पहले ही 5-5 लाख रुपए दिए हैं और बाकी राज्यों को इसके लिए कहा जा सकता है। यानी किसानों की तरफ से जितनी भी मांग रखी गई थी वो सारी की सारी गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में 7 तारीख की मीटिंग में घोषणा करेंगे। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके बाद असली बात तो यह है, असली सवाल यह है कि राकेश टिकैत इस आंदोलन को खत्म करने की घोषणा करेंगे, तो इसकी संभावना राकेश टिकैत के किसी भी बयान से नहीं दिखती। राकेश टिकैत जिस तरह से एक के बाद एक अपनी मांग को बढ़ाते जा रहे हैं, अब बैंकों के हड़ताल से किसान का क्या लेना देना है, लेकिन वो ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि टूल किट कहीं और तैयार है। बिजली विधेयक बिल बिजली के सेक्टर में सुधार का बिल है, उससे किसानों का क्या लेना देना है। आप एमएसपी पे बात करो, आप फसलों की स्थिति पे बात करो,
आप किसानों के लिए बिजली की रियायत की बात करो, समझ में आती है, लेकिन आप पूरे देश की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए यदि कोई सरकार विधेयक लाना चाहती है, उस पर आपसे बात कोई क्यों करे? क्या मोदी जी को अब ये आप सलाह देना चाहते हैं कि मोदी जी 2024 का चुनाव है, उसके पहले आप जितने भी देश हित के काम करेंगे, जो भी सदन में विधेयक लाओ, पहले राकेश टिकैत से पूछो और राकेश टिकैत महाराज उसको जो है पास कर दें, जिस विधेयक को उसे तो पास करो और जिस पे ऑब्जेक्शन लगा दें उस फाइल को रोक दो। तो क्या मोदी सरकार राकेश टिकैत के कहने पे चलेगी? क्या मोदी सरकार के सभी फैसले राकेश टिकैत पास करेगा? सवाल तो ये है। और राकेश टिकैत की भाषा से तो यही लगता है कि जितने विधेयक आ रहे हैं वो सब में ऑब्जेक्शन लगा रहा है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, तो सारे वापस करा दो, क्योंकि अब सीए की वापसी की बात भी कर ही रहे हैं। तो सरकार क्या करे? राकेश टिकैत का इलाज क्या है? वो इलाज यही है जो अब सबूत सामने आया है कि उस सबूत में, जिसमें जूम मीटिंग में राकेश टिकैत बात कर रहा है खालिस्तानी समर्थकों से, ये मीटिंग हुई 22 नवंबर को, और 22 नवंबर में ये जो इस मीटिंग हुई है, और जो मैं आपको बात बता रहा हूं और जो वायरल है बाकायदा ट्विटर पर, वो ऐसे ही नहीं है, वो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने वो सबूत जुटाए हैं। कुछ पत्रकारों के पास भी वो सबूत आए हैं, और उसमें आपको बताएं राकेश टिकैत ने बात की है, जो जूम मीटिंग में शामिल दिख रहे हैं, पीटर फेडरिक। ये पीटर फेडरिक कौन है? जिसने टूल किट बनाई। 26 जनवरी लाल किला जो हिंसा हुई, उसकी टूल किट बनाने वाला कौन था? पीटर फेडरिक। एक इसमें मीटिंग में शामिल थी डॉक्टर आयशा खान। ये आयशा खान कौन है? जो हमेशा हमने देखा है देश के विरोध में बोलती है और नैरेटिव सेट करने में माहिर है, और टुकड़े टुकड़े गैंग की एक सदस्य है। इसी तरह इस मीटिंग में दलजीत कौर सैनी और धालीवाल, एमओ धालीवाल, ये एमओ धालीवाल वही है जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट बनाई थी, और इसने एक वीडियो जारी करी थी, और उस वीडियो में ये 26 जनवरी की हिंसा को जायज ठहरा रहा था और उकसाने का काम कर रहा था कि ये जो खालिस्तानी हमारा आंदोलन है, ये एक मूवमेंट है और हम आज़ाद हैं, हमें कोई भी आंदोलन चलाने का अधिकार है, हमें सिखों की आवाज़ को उठाना है, मोटिवेट करने का काम कर रहा था, यानी भड़काने का काम कर रहा था मोटिवेशन के नाम पर। ये एमओ धालीवाल भी इस मीटिंग में शामिल था। यानी 6-7 खालिस्तानी और राकेश टिकैत बात कर रहे हैं। क्या बात हो रही होगी? आंदोलन चलाने की। और निश्चित रूप से यदि हम किसी भी आतंकवादी संगठन या देश विरोधी गतिविधि वाले लोगों से जुड़ते हैं तो हम बराबर के हिस्सेदार माने जाते हैं। अब राकेश टिकैत के जब ये सबूत सामने आए हैं, इस सबूतों से वो नकार नहीं सकते। और वो क्यों शामिल हुए? ये सारा रिकॉर्ड गृह मंत्रालय के पास है। एक ही ऑप्शन राकेश टिकैत के पास है कि बेटा अभी तो आप चुनाव के चक्कर में, ये एक पत्रकार ने टीवी चैनल की पूछा भी है उनसे, क्या आप सरकार को चुनाव में, अब चुनाव घोषित होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हो? तो वो जवाब बेशक टाल गए हो, लेकिन हकीकत यह है कि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव एक सनातन, एक भगवाधारी संत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, सारे देश विरोधी और सनातन विरोधी ये सारी शक्ति इकट्ठी हो गई। और हमारे देश में जैसे कभी जयचंद की कहानी हम सुनते हैं कि हमारे ही देश को गुलाम बनाने में एक किसी जयचंद का हाथ था, ऐसे जयचंद राकेश टिकैत टाइप के ये हमारे देश में बैठे हुए हैं, जो निजी स्वार्थ में, चाहे राजनीति में आने का स्वार्थ हो या कुछ पैसे मिले हो, मोदी को हराने का क्यों एम ले रहे हैं? राकेश टिकैत क्या सनातनी नहीं है? राकेश टिकैत को क्या प्रॉब्लम है? राकेश टिकैत को मोदी और मोदी की विचारधारा से प्रॉब्लम क्या है? सारी दुनिया में जहां भी कहीं हिंदू रहते हैं वो कहते हैं सरकार बहुत अच्छी चल रही है। जितना विकास 70 साल में नहीं हुआ उतना मोदी जी ने 7 साल में किया है। ये पैसा क्या हमारे भारत में अभी आया है मोदी के आने से? अगर आप गौर से देखेंगे तो मोदी के कार्यकाल में ये 2 साल तो कोरोना में निकल गए, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लेकिन ये जो इतना पैसा, जिसमें हाईवेज बने हैं, रेलवेज बनी है, जिसमें एयरपोर्ट बने हैं, जिसमें हॉस्पिटल बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, ये जो अरबों रुपया लग रहा है, ये कहां से आ रहा है? पहले क्यों नहीं था? पहले की सरकार खजाया करती थी, सब बांट के खजाया करते थे, तुम भी खाओ हम भी खाए। और आज की डेट में अगर मोदी जी इस देश के विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं, ये पैसा लोगों से सहन नहीं हो रहा।
विदेशियों से सहन नहीं हो रहा, लेकिन राकेश टिकैत टाइप के लोग जो यहां बैठे हैं वो अब पता लग रहा है कि ये तो खालिस्तानियों के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अब सबूत सामने आ गए हैं, तो निश्चित रूप से राकेश टिकैत का आगे का जीवन जेल में कटना है। यह बात अलग है कि अभी 2022 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इसलिए हो सकता है कि दोबारा योगी जी के शपथ ग्रहण तक इस राकेश टिकैत को साइड में छोड़ दिया जाए और इसको कोई पुलिस कार्रवाई ना की जाए, और जो ये कह रहे हैं इनकी गाली गलौज सब सुन ली जाए और जो शर्तें कह रहे हैं वो मान ली जाए। लेकिन राकेश टिकैत जी, आपके कहने से देश का किसान आपके पीछे नहीं आएगा, क्योंकि अब जब गृह मंत्री डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं और एफआईआर वापस लेने की बात कर ली, मुआवजा देने की बात कर ली, पराली पर कानून खत्म कर दिया, बिजली विधेयक खत्म कर दिया कि एक्टिव नहीं करेंगे, 3 कृषि बिल वापसी हो गए, तो मुद्दा बचा क्या? और इसलिए जब सारे चले जाएंगे ना, तो राकेश टिकैत अकेला गाजीपुर बॉर्डर पे करेगा तो करेगा क्या? और दूसरी बात, अभी चुनाव घोषणा होने में 1 महीना बचा है, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं राजनीतिक गलियारों से कि राकेश टिकैत को अभी नहीं छेड़ा जाएगा। योगी बाबा जी ने अपने माथे पे चंदन लगाना शुरू किया है जिससे कूल माइंड रहें, क्योंकि वो तो 1 मिनट में ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने में माने और जाने जाते हैं। और इसमें तो मामला खालिस्तान का जुड़ रहा है, यानी आतंकवादी एंगल। ऐसे आदमी को तो योगी जी 5 मिनट सहन नहीं करते। क्यों सहन कर रहे हैं? केवल इसलिए कि माहौल खराब करने का इनका तो एजेंडा पता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो महत्वपूर्ण है, ये तो आग लगाने को देश में और उत्तर प्रदेश में तैयार बैठे हैं। लेकिन योगी जी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं और इसलिए अपनी भावनाओं को उन्होंने पीछे रखा है। लेकिन राकेश टिकैत यदि इज्जत से अपने घर अभी चला गया तो शायद योगी जी माफ कर दें, क्योंकि वो एक संत हैं। लेकिन अगर कोई बदतमीजी की गई राकेश टिकैत के द्वारा और अमित शाह जी के इंटरफेयर के बावजूद भी ये टूल किट बनाने वालों के और खालिस्तानी एंगल वालों के बेस पे अड़ा रहा, तो राकेश टिकैत जी आगे का जीवन आप अपना ही नहीं अपने पूरे खानदान का खराब करोगे। क्योंकि योगी जी ने जिस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में बना रखा है, आप देखें मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, तो ये धमकी नहीं है, ये कानून के तहत जो योगी जी कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं कि योगी जी ऐसा कर सकते हैं। आपसे मुझे हमदर्दी है, क्योंकि आप भी एक किसान परिवार के नेता हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं, और इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वंदे मातरम।